अस्माकं संस्कृतमयी भारतदेशस्य सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु भारतम्। अत्र आदर्शचरित्र सम्प्रति वार्तालापविषये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज के चरित्र कथन में है नेहरू का पर्दाफाश करने वाले, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने वाले, गुलाम भारत से शुरू करके आजाद भारत के बाद भी अखंड राष्ट्रवाद के लिए लड़ने वाले भारत माता के कुपुत्र नेहरू को धारा 370 की चुनौती देने वाले सत्यनिष्ठ साहसिक भारत के सुपुत्र राष्ट्रवादी पुरुष जिनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ, यह वे क्रांतिवीर है जिन्होंने नेहरू का पर्दाफाश किया। अब ये पर्दाफाश क्यों और कैसे किया, यह जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के वास्तविक सत्य को सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो कहानी की शुरुआत होती है 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में माता जोगमाया देवी और पिता आशुतोष मुखर्जी के वहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात भी थे। अतः पिता की प्रतिभा, ओजस्विता, धर्मपरायणता आदि सभी सद्गुण बाल श्याम प्रसाद में आए थे। डॉक्टर मुखर्जी ने सन 1917 में मैट्रिक किया तथा 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात वे विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश भारत लौटे। अपने पिता का अनुसरण करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने भी अल्पायु में ही विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित कर ली थी। शिक्षा समाप्त होने पर श्यामा प्रसाद जी सन 1923 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सदस्य चुने गए और सन 1933 में वहां के उपकुलपति वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त हुए। केवल और केवल 33 वर्ष की अल्पायु में ही इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे। एक विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर आगे बढ़ती गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से अलख जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। उन्होंने बहुत से गैर कांग्रेसी हिंदुओं की मदद से कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया। इस सरकार में वे वित्त मंत्री बने। इसी समय वे सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिंदू महासभा में सम्मिलित हुए। उन दिनों बंगाल में मुस्लिम लीग का जोर था। कांग्रेस की नीति भी मुसलमानों को संतुष्ट करने की थी। फलतः यह हो रहा था कि बहुसंख्यक होकर भी हिंदू जाति उपेक्षित हो गई थी। मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था। वहां सांप्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी। सांप्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद जी ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिंदुओं की उपेक्षा न हो। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्होंने बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। श्यामा प्रसाद जी के इसी बुद्धिमान कार्यों की वजह से सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के छोटे बड़े सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं। इसीलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि हिंदू मुस्लिम विभाजन संबंधी उत्पन्न हुई परिस्थिति का कारण गंदी राजकीय मानसिकता वाले नेताओं का ही षड्यंत्र हो सकता है। और आज का अटल सत्य तथा रिसर्च भी यही कहता है कि आजादी के पहले से लेकर आज तक जो भी बड़े बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, वे सब ऐसे ही नेताओं की स्वार्थी व दूषित राजनीतिक मानसिकता का
परिणाम ही है। अतः हम सब भारतीयों को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर आज भी ऐसे दंगे हो, वह भी वर्तमान सरकार का ही गंदा राजनीतिक खेल ही हो सकता है। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मानते थे कि आधारभूत सत्य यह है कि हम सब एक है, हम में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही रक्त के हैं, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है। परंतु उनके इन विचारों को अन्य राजनीतिक दल के तत्कालीन विकृत मानस वाले नेताओं ने अयोग्य रूप से प्रचारित प्रसारित किया। इसके बावजूद लोगों के दिलों में श्यामा प्रसाद जी के प्रति अथाह प्यार और समर्थन बढ़ता ही गया। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने जंग की राह पकड़ ली और कलकत्ता में भयंकर बर्बरता पूर्वक अमानवीय मारकाट हुई। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व सामूहिक रूप से आतंकित था। ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यंत्र को एक कांग्रेस के नेता ने अखंड भारत संबंधी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की मांग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खंडित भारत के लिए बचा लिया। गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर श्यामा प्रसाद जी ने भारत के पहले नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान सभा और प्रांतीय संसद के सदस्य और केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया, किंतु उनके राष्ट्रवादी चिंतन के चलते अन्य नेताओं से मतभेद बराबर बने रहे। फलतः राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अब एक नई पार्टी बनाई, जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल था। 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ। 2 वर्ष बाद कानपुर में जनसंघ का पहला अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन ने प्रकट कर दिया कि इतने अल्प काल में ही यह संस्था कितनी लोकप्रिय बन गई है। आम चुनाव के बाद तुरंत दिल्ली के नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस और जनसंघ में बहुत बड़ी टक्कर हो रही थी। इस माहौल में संसद में बोलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव जीतने के लिए वाइन और मनी का इस्तेमाल कर रही है। इस आरोप का नेहरू ने काफी विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू समझे कि मुखर्जी ने वाइन और वुमेन कहा है। उन्होंने खड़े होकर इसका बहुत जोर से विरोध किया। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, आप आधिकारिक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि मैंने क्या कहा है। वह सब देखने के बाद ही नेहरू ने महसूस किया कि मैंने गलती कर दी है। इसीलिए नेहरू ने भरे सदन में खड़े होकर श्यामा प्रसाद जी से माफी मांगी। तब पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अपनी मनमानी करने वाला नेहरू कभी किसी के सामने झुका हो, और वह काम कर दिखाया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। यह बात को भी नेहरू ने इतिहास में से छिपा दिया है। अब यहाँ पर कुछ कहने की भी जरूरत ही नहीं है कि नेहरू ने चुनाव जीतने के लिए शराब और पैसे के अलावा भी और क्या क्या किया होगा। लेकिन उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनसे इतना ही कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने गलत बयानबाजी नहीं की है, ना ही करता हूँ और ना ही करूँगा। संसद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। इसीलिए श्यामा प्रसाद जी ने सूत्र दिया था कि एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान कभी नहीं हो सकता। अतः संसद के अंदर और बाहर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की और जम्मू कश्मीर का मामला प्रभावी ढंग से संपूर्ण भारत भर में उठाया। इस संबंध में उनका नेहरू और शेख अब्दुल्ला से लंबा पत्र व्यवहार भी चला। 9 जनवरी 1953 को उन्होंने नेहरू को पहला पत्र लिखा, जिसमें प्रजा परिषद की न्यायोचित मांगों को न ठुकराने की अपील की। इस अपील का कोई स्पष्ट असर
नहीं दिखाई पड़ा। इसीलिए श्री दीनदयाल उपाध्याय को लिखे पत्र में मुखर्जी ने यह आशंका व्यक्त करते हुए लिखा कि आंदोलन अवश्य करना पड़ेगा। नेहरू अपनी गलत हट छोड़ेंगे ऐसी आशा दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और संवाद बनाए रखने का प्रयास भी किया। डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू को लिखा, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपसे और शेख अब्दुल्ला से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करूं, तो आप मुझे बताइए, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपकी इच्छानुसार वैसा करूंगा। इसके उत्तर में नेहरू ने व्यस्तता जताते हुए मिलने से तो इनकार कर ही दिया, किंतु श्यामा प्रसाद जी से जम्मू कश्मीर आंदोलन को खत्म करने के लिए अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल करने की बात कही। इस गुह्य बात से नेहरू का राष्ट्र विरोधी निंदनीय मानस अपने आप उजागर हो जाता है। नेहरू और डॉक्टर मुखर्जी के बीच 2 माह तक पत्र व्यवहार चलता रहा, किंतु कोई मार्ग नहीं निकला। फरवरी के अंतिम पत्र में डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू को सूचित करते हुए सारा पत्र व्यवहार सार्वजनिक कर दिया, ताकि जनता को सही स्थिति की जानकारी मिल सके। सदन के भीतर भी उन्होंने नेहरू से प्रजा परिषद नेताओं से वार्ता का आग्रह किया, जिसके उत्तर में नेहरू ने कहा, यदि मैं शेख अब्दुल्ला के स्थान पर होता तो इससे भी कड़ी कार्रवाई करता। इस प्रकार कहकर नेहरू ने अपनी विकृत मनोवृत्ति प्रदर्शित कर ही दी। इसीलिए 5 मार्च को दिल्ली स्टेशन के सामने उमड़े जन समूह को संबोधित करते हुए श्री मुखर्जी ने कहा, अब हमारे सामने 2 रास्ते शेष बचे हैं। पहला रास्ता इस अन्याय के समक्ष सिर उठाकर बैठ जाने का रास्ता है, जिसका अर्थ है शेख अब्दुल्ला और नेहरू की दुर्नीति का विषफल प्रकट होने देना, तथा दूसरा रास्ता है इस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए शुद्ध देशभक्ति से प्रेरित होकर सर्वस्व त्याग करने की तैयारी करना। शांतिपूर्ण ढंग से नेहरू व अब्दुल्ला की राष्ट्रघाती नीति का विरोध करते हुए ऐसा जनमत प्रकट करना कि आने वाले भयंकर संकट से देश को बचाने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सके। इस तरह अत्यंत गंभीर एवं दृढ़ स्वर में डॉक्टर मुखर्जी ने घोषणा की, हमने दूसरा मार्ग स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। उन्होंने तत्कालीन नेहरू सरकार को चुनौती दी तथा अपने निश्चय पर अटल रहे। एक वक्तव्य में श्यामा प्रसाद जी ने कहा, नेहरू बार बार दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर 100% भारत में मिला दिया गया है, फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि बिना परमिट कोई उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो भारत की राष्ट्रीयता और एकता के लिए प्रयत्नशील है, उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार को भारत के किसी भी हिस्से में, जिसमें नेहरू के अनुसार जम्मू कश्मीर भी शामिल है, किसी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। श्यामा प्रसाद जी ने पत्रकारों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नेहरू को भी उन्होंने अपना कार्यक्रम सूचित करते हुए तार भेजा। उन्होंने लिखा कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जानबूझकर परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया, क्योंकि आपकी सरकार ने योजना पूर्वक ढंग से कई लोगों को जो आपकी कश्मीर नीति से मतभिन्नता रखते हैं, उनको परमिट देने से इनकार कर दिया है। नैतिक, वैधानिक तथा राजनैतिक तीनों दृष्टियों से मेरा जम्मू जाना न्यायपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उस भारतीय संसद का सदस्य हूँ जिसमें कश्मीर सम्मिलित है, और संसद के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि देश के किसी भी भाग में किसी भी स्थिति का अध्ययन करने वह स्वयं जाए। इसीलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां कश्मीर की सीमा में प्रवेश करते ही श्यामा प्रसाद जी को तत्कालीन भारत के विकृत वड़ा प्रधान नेहरू के द्वारा कश्मीर की सरकार से गिरफ्तार कर उन्हें जेल में नजरबंद कर लिया गया। उसके बाद डॉक्टर मुखर्जी के सलाहकार बैरिस्टर उमाशंकर त्रिवेदी को शेख सरकार ने डॉक्टर मुखर्जी से मिलने की अनुमति भी नहीं दी। अंततः उच्च न्यायालय के निर्देश पर उनकी भेंट हो सकी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने बैरिस्टर त्रिवेदी की याचिका पर 23 जून को सुनवाई की तारीख दी थी।
सभी को उम्मीद थी कि इस दिन श्यामा प्रसाद मुक्त हो जाएंगे, किंतु 22 जून की रात्रि को ही रहस्यमय परिस्थिति में श्यामा प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। उनका शव कलकत्ता भेज दिया गया। उनके अन्य साथियों को भी रिहा कर दिया गया। डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु के बाद सत्याग्रह को 13 दिनों के लिए स्थगित किया गया। इसी बीच घटिया सोच वाले प्रधानमंत्री नेहरू ने आंदोलन वापस लेने की धमकी भी दी। 7 जुलाई को पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की। इस तरह नेहरू का षड्यंत्र सफल हुआ। कहा जाता है कि 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु का असली कारण क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रभावी, निडर व सत्यनिष्ठ जीवन से इतना तो अवश्य पता चलता है कि जिसने पंगा ही नेहरू से लिया हो उसकी मृत्यु भी रहस्यमयी हो, उसमें कोई संदेह ही नहीं रहता। गोरे अंग्रेजों ने ऐसे कई क्रांतिकारियों को इतिहास में विद्रोही करा दिया, तो दूसरी ओर राष्ट्र के विध्वंसक नेहरू जैसे भारतीय काले अंग्रेजों ने श्यामा प्रसाद जैसे क्रांतिवीरों को इतिहास में वो स्थान नहीं मिलने दिया जो स्थान प्रसिद्ध क्रांतिकारियों को मिला था। अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम को सर्वोच्च स्थान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज हम वंदन करते हैं। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रति वार्तालाप विषयं समाप्तम्। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।